और बेटा सो लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है बेटा कि आपका एनर्जी कंजर्व रहता है। ओके, हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, according to work energy theorem, work done by conservative force, work done by external force plus work done by non conservative force is equal to change in energy. चेंज इन एनर्जी का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर ये दोनों वर्क डन जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा आपकी कांस्टेंट रहेगी, पूरे सिस्टम की एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्री फॉलिंग बॉडी है आपके पास, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब है बॉडी फॉलोइंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, मतलब ओनली ग्रेविटी एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ग्रेविटी इज विच फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो जैसे Yes. ये हमारे पास m मास है जो h हाइट पे है, इस वक्त कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है, और फाइनली ये t इज इक्वल टू जीरो पे पिक्चर है, और आफ्टर सम टाइम क्या हुआ है, ये बॉडी ग्राउंड के ऊपर लैंड कर गई है। अब जब ये ग्राउंड के ऊपर लैंड करेगी तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा v, इतनी वेलोसिटी से हिट किया, v वेलोसिटी, यहां से चला ये u इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी पे। सो अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि क्या आपकी एनर्जी कंजर्व हुई है कि नहीं हुई। तो इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर थी, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, अब इनिशियली जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा क्योंकि इसके पास वेलोसिटी जीरो है। अब इसे मैं बेटा रेफरेंस लाइन मान रहा हूं, ये रेफरेंस लाइन है, इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो इसके जीरो विद रिस्पेक्ट यहाँ पे कितनी एनर्जी ज्यादा है, mgh। क्योंकि आप बोलोगे सर आप तो बोलते थे कि mgh चेंज इन एनर्जी होता है, आपने सीधा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को mgh कैसे लिख दिया, क्योंकि मैं रेफरेंस लाइन के विद रिस्पेक्ट कंपेयर कर रहा हूं। तो फाइनली रेफरेंस लाइन पे जब पहुंचेगी फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। तो मैंने यहाँ पे अगर जीरो मानना है तभी यहाँ पे mgh लिख पा रहा हूं, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए बेटा जब बॉडी नीचे फॉल की है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और एक्सेलरेशन g के इक्वल है, और डिस्प्लेसमेंट h है। u की वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू जी एच। अब ये v की वैल्यू अगर यहाँ पे डालेंगे तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर था हमारे पास, वेलोसिटी का वैल्यू डालेंगे ये बन जाएगा हाफ एम रूट टू जी एच था, स्क्वायर कर दिया तो जी एच, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया एम जी एच। इसका मतलब क्या है, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। तो दोनों एनर्जीज आपकी क्या हो रही है, कंजर्व्ड हो रही है। ओके, टोटल एनर्जी जो है कंजर्व्ड हो रही है। यहां पे हुआ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। बट सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट है, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ओके, सो ये मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखाई है। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग,
अभी स्प्रिंग्स की बात करते हैं। स्प्रिंग, अब स्प्रिंग्स में क्या होता है, स्प्रिंग दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड कॉइल। क्लोज्ड कॉइल्स कुछ इस तरह से होते हैं, इनकी कॉइल्स बिल्कुल आपस में टच कर देती है। एक होते हैं ओपन कॉइल्ड। ओपन कॉइल्ड में कुछ इस तरह से होता है, दोनों आपने देखे होंगे। ये क्लोज्ड कॉइल वाला जैसे जिम में भी होता है, जिम में आप इसे खींचते हो अपनी हैंड से इसे खींचते हो, स्ट्रेच करते हो एक तरह से, ओके। और ये वाला जैसे आपके पेन जो होते हैं ना, जिसमें पेन में भी स्प्रिंग होता है, तो एक ओपन कॉइल्ड होता है। जब आप ऊपर से दबाते हो उसके क्लच को, तो वो क्या है, उसके अंदर से रिफिल बाहर आ जाता है। तो वहां पे उसके अंदर ओपन कॉइल स्प्रिंग होता है, उसकी कॉइल्स में गैप होता है, इसकी कॉइल्स बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रही होती हैं, ओके। ये गाड़ियों के शॉकर्स में भी, जो पिछले वाले शॉकर्स होते हैं गाड़ियों के, उनके अंदर भी ओपन कॉइल स्प्रिंग होते हैं, ताकि जब गाड़ी को झटका लगे तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए, ओके। ये स्प्रिंग बेसिकली कंप्रेस होते हैं, ये स्प्रिंग्स बेसिकली एक्सपैंड होते हैं या स्ट्रेच किए जाते हैं इन्हें, ओके। अब कोई भी स्प्रिंग है बेटा, जब उसे स्ट्रेच किया जाए, एक्सपैंड किया जाए या कंप्रेस किया जाए, तो उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं, ओके। तो व्हेन a force is applied on a spring, to change in its length, a restoring force, restoring force is set up in the spring, जैसे बेटा ये स्प्रिंग है, क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग है, इसको जब मैंने स्ट्रेच किया F4 से, इधर से मैंने इसे टाई कर दिया, तो जब इसे मैंने एक्सपैंड किया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ओपन। इसकी कॉइल थोड़ा सा गैप आ जाएगा कुछ इस तरह से, ज़्यादा ही दिखा दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अब इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई, इसकी लेंथ x डिस्टेंस से बढ़ चुकी है बेटा। तो इस वक्त इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। एंड ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x का मतलब है अमाउंट बाय विच स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, कितनी लेंथ से स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है या कंप्रेस किया है, और यू कैन से चेंज इन द लेंथ, लेंथ में कितना चेंज है। और यहाँ पे इसको रिप्लेस किया जाता है कांस्टेंट k के साथ, और नेगेटिव साइन आ जाता है यहाँ पे। सो रीस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ kx। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ओके। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इंडिकेट्स डायरेक्शन, ओके। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है बेटा, दिस बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स tries to restore the original position of spring, original position of spring, original position of spring। यहां पे x क्या है, लेंथ बाय विच स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड, कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड। ये किसी भी इलास्टिक बॉडी के लिए भी लगा सकते हैं बेटा, जो स्प्रिंग वाला केस है ना, ये किसी भी इलास्टिक बॉडी पे चल जाएगा, इलास्टिक बॉडी। अगर कोई भी स्प्रिंग लिखा हो, इलास्टिक बॉडी लिखा हो, तो यहाँ पे ये चीज़ चल जाएगी, ओके। ये फोर्स इतनी डेवलप होगी। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर एनर्जी, और ये इलास्टिक फोर्स है एक तरह से। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ kx है, ये आपकी क्या है, इलास्टिक फोर्स है, इलास्टिक फोर्स है, जो कि कंजर्वेटिव इन नेचर है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो इसीलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक
potential energy stored in a spring, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। सो क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग? तो देखो बेटा, जैसे ये स्प्रिंग है हमारे पास, ये इसकी ओरिजिनल शेप थी, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया और इसकी लेंथ को मैंने एक्सपेंड कर दिया बाय लेंथ एक्स। तो इस वक्त इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा और ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? माइनस की एक्स। अब यहां से फर्दर इसे dx स्ट्रेच करना है। अब ये जो एफ आर इज इक्वल टू माइनस की एक्स है बेटा, ये कौन सी फोर्स है? ये वेरिएबल फोर्स है, ये x के साथ वेरी कर रही है। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते आप, आपको क्या करना होता है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला क्या होता है? सो वर्क डन ऑन spring or small work done on spring, dw will be equals होगा जितना फोर्स लगा रहे हो आपको इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, और आप फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, अभी आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर है। देखो बेटा, कल भी हम यही बात कर रहे थे कि हमने जब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है तो हमने उसे एक्सेलरेट नहीं करना। तो इधर अगर एफ फोर्स लग रही है तो पीछे को भी उतनी ही फोर्स लग रही है, तो रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल ही आपको आगे को फोर्स लगानी होगी और इसे विदाउट एक्सेलरेटिंग स्मॉल अमाउंट dx से स्ट्रेच करना होगा। ओके, फिर टोटल वर्क डन के लिए क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन W will be equals to integration of dW, which means integration of kx dx, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? 0 से x तक। सो W will be equals to आ जाएगा, k कांस्टेंट है, x रेस्ट पर 1 है, तो 1 + 1 2 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 0 to x लिमिट डालोगे तो ये बन जाएगा हाफ के, x की वैल्यू पहले x डाल दी फिर 0 डाल दी, तो रिजल्ट क्या आ गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। और यही वर्क डन क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। So change in potential energy, delta U will be equals to क्या आ जाएगा? वर्क डन ऑन स्प्रिंग। नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि अगेंस्ट किया है हमने ये ऑलरेडी। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। चेंज का मतलब है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, और इनिशियल एनर्जी 0 थी क्योंकि हमने 0 से स्ट्रेच किया है, क्योंकि x की वैल्यू, इनिशियल x की वैल्यू क्या थी? 0 थी। सो किसी भी x स्ट्रेच किया हुआ है स्प्रिंग है तो उसके अंदर कितना एनर्जी होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये एक नई डेरिवेशन है बेटा आपके लिए, जो इससे पहले आपने कभी नहीं किया। तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा जब वो x लेंथ से स्ट्रेच है? दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। सो बेटा अभी इसमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको? जैसे स्प्रिंग वाला क्वेश्चन जब भी होगा ना, एक तरह से ध्यान रखिए बेटा, ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। एज सून एज आप क्वेश्चन में स्प्रिंग देखो, मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स इन्वॉल्व होगा, मतलब वेरिएबल फोर्स इन्वॉल्व होगा। वेरिएबल फोर्स का मतलब है एक्सेलरेशन वेरी करेगा। अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, कौन सा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इन क्वेश्चंस को, स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस को फिर आप क्या करोगे? कैसे बताया था मैंने? इधर तो बेटा आप इंटीग्रेशन मेथड यूज करो। ओके, बट इंटीग्रेशन मेथड कई बच्चों को आता होता है, कईयों को नहीं। तो सीधा सीधा कंसेप्ट है बेटा, यहाँ पे आपने क्या करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना है। वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी लगा देना। जैसे ये क्वेश्चन है एक जो मैं अभी करके दिखा रहा हूं आपको। तो जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक हमारे पास एक मास है m और एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ओके, तो अभी
यहां पे रेस्ट से रिलीज किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, अ मास m is attached to a spring, वर्टिकल स्प्रिंग ले लेते हैं, वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट की, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट की, find the maximum elongation in the spring, and the maximum elongation in the spring find the maximum elongation in the spring if it starts from rest, if it starts from rest। अब बेटा देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, बच्चे बनाएंगे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि उन्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी आती है। बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, नीचे को लगेगा mg फोर्स और स्प्रिंग में इलोंगेशन आ जाएगा kx, और यहाँ पे वो mg इज इक्वल्स टू kx करके x की वैल्यू mg/k करके खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। ये गलत है बेटा, ये कंसेप्ट ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो kx फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, तो यहाँ पे सीधा ये कंसेप्ट नहीं लगेगा इक्विलिब्रियम वाला। ओके, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, देखो जब स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड था और मास या इसमें, अभी अगर ये मास x नीचे आ गया, इस पोजीशन से मास कितना नीचे आ गया, x नीचे आ गया, तो स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन भी कितना हो जाएगा, स्प्रिंग के अंदर भी इलोंगेशन x हो जाएगा। अगर यहां पे वो जीरो एनर्जी से चला है, जीरो वेलोसिटी से चला है, सॉरी, उसके पास इस वक्त क्या है, ये मास को कौन सी चीज नीचे लेके आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब यहां पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, वो पोटेंशियल एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो वो धीरे धीरे नीचे को आएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बट फिर एक टाइम आएगा जब उसकी वेलोसिटी फिर से क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होती होती फाइनली वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये मास पहले पोटेंशियल एनर्जी की वजह से चला, फिर फाइनली कब तक चलता जाएगा, जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं हो जाती। तो इनिशियली ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो मैंने सबसे पहले इसमें लेट कर लिया, लेट elongation in the spring, elongation in the spring is x, maximum elongation, let maximum elongation in the spring is x। दूसरी चीज है, स्प्रिंग विल कंटिन्यू, मास विल कंटिन्यू टू मूव until its velocity becomes zero, until its velocity become zero। सो क्या होगा बेटा, जब वो यहाँ से चला तो उसके पास इनिशियल एनर्जी कितना था, इनिशियल एनर्जी की बात करेंगे अगर, तो इनिशियल एनर्जी उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी जीरो था, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटी के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना कंसीडर करोगे, mgx, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कितना है, जीरो, क्योंकि स्ट्रेच नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। mgx क्यों लिखा है, क्योंकि ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ये अब क्या हो जाएगा बेटा, बॉटम पॉइंट जो होता है उसे रेफरेंस लाइन मान लो। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैं जीरो मान रहा हूँ, तो इसके मुकाबले यहाँ पे कितना ज्यादा होगा, mgx। सो फाइनली जब वो बी पॉइंट पे आ जाएगा, तो फाइनल एनर्जी कितना होगा, final energy is equals to, final energy is equals to potential energy due to gravity, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन पे जीरो कंसीडर किया है, स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा, हाफ x, क्योंकि अब स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, नो एक्सटर्नल फोर्स
नो फ्रिक्शन, मास अपने आप मूव कर रहा है बेटा, नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सो एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड। सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी आ जाएगा। सो इनिशियल एनर्जी कितना था mgx, और फाइनली कितना हो गया है हाफ kx स्क्वायर। So this means this x and this x get cancelled out and result will be 2mg by k is equals to x। तो ये हमारे पास रिजल्ट है बेटा। तो आप देख सकते हो वहां पे रिजल्ट बन रहा था mg by k जब आप सीधा लगा रहे थे, यहां पे बन रहा है mg by kx। ये मीटिंग को लॉक कैसे करते हैं बेटा इसमें? सर यस ओके बेटा, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ मास अटैच्ड है, और अभी उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v दे दिया मास को, इनिशियल वेलोसिटी v है, और ये जो मास है अभी इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ही पहले तो मूव करेगा बेटा। we again have to find the maximum extension in the spring। स्प्रिंग मैक्सिमम कितना एक्सपेंड हो सकता है? देखो बेटा, मास के पास अगर मोमेंटम है यहाँ पे और ये चलता जाएगा, और जैसे जैसे ये स्प्रिंग, लेट्स से स्प्रिंग जैसे ही x डिस्टेंस मूव हुआ, स्प्रिंग मास x डिस्टेंस मूव हुआ है, तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी kx। ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको रिटार्ड करने लग जाएगी, इसके मोशन को, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, और फाइनली धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इस पोजीशन से ये स्प्रिंग इसे वापस खींचना स्टार्ट कर देगा, इस पोजीशन से स्प्रिंग इसे वापस खींचना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब क्या है, ये वो मैक्सिमम एक्सटेंशन है जो स्प्रिंग के अंदर हो सकती है। मैं इसे x लिख लेता हूं, ये x1 लिख लेते हैं। ओके, तो यहां पे पहली चीज है बेटा, ग्रेविटेशनल एनर्जी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, बॉडी सेम लेवल पे रह रही है, रेफरेंस लेवल पहले भी वही था अब भी हुआ है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे, इनिशियल एनर्जी कितना है, इनिशियल एनर्जी EI इज इक्वल्स टू आ जाएगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है बेटा, हाफ mv स्क्वायर। स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड क्या है, जीरो है। फिर फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी, फाइनली मास की वेलोसिटी जीरो होगी, तो सिर्फ स्प्रिंग के अंदर एनर्जी रह जाएगा हाफ kx स्क्वायर। सो यहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हो, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर। सो हाफ हाफ कैंसिल आउट हो रहा है, सो दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा है, m बाई k अंडर रूट में आ जाएगा और v बाहर आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। So in this way we can find the maximum extension in the spring in this case। तो ऐसे और भी स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा जो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो कोई नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चंस और करवाऊंगा मैं आपको, बाकी आप ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए ऐसे। ओके, और कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो बताइए मेरे को।